दोस्तों, लोकसभा में वित्तीय विधायक 2025 जिसे फाइनेंस बिल के नाम से जाना जाता है, ये पास हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित वित्तीय बिल 2025 को पेश किया था, जिसे पास कर दिया गया है। तो इस संशोधन में ऑनलाइन विज्ञापन पर 6% डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स को खत्म करना शामिल है। विस्तार से आपको बताते हैं। इसके अलावा 34 अन्य संशोधन भी इसमें शामिल है। अब इस बिल का उच्च सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में ये पेश हो गया। अब बात ये कि अगर राज्यसभा से भी संशोधित वित्तीय बिल 2025 को मंजूरी मिल जाती है तो फिर ये विधायक पूरा हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए केंद्रीय बजट में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया, जो मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 7.4% की ग्रोथ है। वित्त मंत्री ने संसद में इस प्रस्ताव को पेश करने के दौरान कहा कि मैंने विज्ञापनों के लिए 6% सामान्यीकरण शुल्क रद्द करने का प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और अनिश्चितता को दूर करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन पर सामान्यीकरण शुल्क खत्म कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मतलब डिजिटल पर जो ऐड होगा उसके लिए 11.22 लाख करोड़ रुपए रजिस्टर्ड व्यय प्रस्ताव आगामी वित्त वर्ष के लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें 11.22 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है। इसमें से 15.48 लाख करोड़ रुपए प्रभावी रजिस्टर्ड व्यय शामिल है। बजट में 42.70 लाख करोड़ रुपए के सकल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का अनुमान लगाया गया है और 14.01 लाख करोड़ रुपए की जो सकल उधारी है, इसका अनुमान भी लगाया गया। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। इसमें से 1 अप्रैल 2025 से यह शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपए तय किए गए। यह चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित 4,15,356.25 करोड़ रुपए के डिटेल्स और ज्यादा इंक्रीमेंट है। अब इतना जो केंद्र ने जो बताया है, केंद्रीय ने क्षेत्र की योजनाओं के लिए जो वित्त वर्ष 26 के लिए 16.29 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया, जो कि 2024 और 25 में 15.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। बजट 2025 और 26 में राज्यों को कुल 25,01,284 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 2023 और 24 में इसका जो आंकड़ा था 4,91,668 करोड़ रुपए ग्रोथ दिखाया गया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 के लिए अगर देखें तो राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष में 4.8% घाटे से कम है। वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, 3,56,57,923 रुपए रहने का अनुमान है, जो कि 2024 और 25 के संशोधित अनुमान में 10.1% आर्थिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है एनएसओ ने आंकड़ा जारी किया, जिसमें मजबूत आर्थिक विकास के लिए सरकार के लक्ष्य पर भी फोकस किया है। अब आपको फाइनेंस बिल समझाते हैं। ये तो हो गई जो संसद में जो वित्त मंत्री ने डेटा जारी किया वो बात। फाइनेंस बिल क्या है, क्यों है इतनी इसकी अहमियत, आपको ये भी समझिए। मनी बिल से कैसे ये अलग है, ये भी जानिए। बजट का देश के नागरिकों जीवन भविष्य पर गहरा असर होता है और इसीलिए सभी को बजट का इंतजार रहता, जैसा इस बार भी था। बजट के साथ विधायक फाइनेंस बिल भी एक महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है। अब वित्त विधेयक बजट का ही हिस्सा होता है और इसे बजट सत्र में ही पेश किया जाता है। यह एक ऐसा बिल है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के जो प्रस्ताव हैं उसको शामिल किया जाता है कि हमें आने वाले साल में कितना खर्च होगा, जो फाइनेंस बिल है उसे। अब भारत के जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 110 एक क की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल है उसे पेश किया जाता है, जो कि लोकसभा में पेश हुआ, मंजूरी मिल गई। अब बजट को हटाने के लिए, माफ करने, उसके रतु रतबा को ब्यौरा देने के लिए, इस सब के लिए लागू होता है। धन विधायक बिल, मनी बिल क्या है,
तो वित्तीय मामले जैसे कि टैक्सेशन, सार्वजनिक खर्च आदि पर इससे संबंधित है। एक मनी बिल तभी मनी बिल होता है जब इसमें टैक्सेशन, सरकार द्वारा जो धन है, उधार लेने, रुपया पैसा, धन दौलत, भारत के कंसोलिडेटेड फंड को, व्यय को प्राप्त करने संबंधित प्रावधान हो। अगर किसी बिल में ये प्रावधान नहीं होता तो उसे मनी बिल नहीं माना जाता है। तो सीधे और साफ फार्मूला एक लाइन में है। वित्त विधेयक की जो खासियत है फाइनेंस बिल की, वो ये है कि संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार से वित्त विधेयक की जो धन विधेयक है, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 2 और धन विधेयक, ये 3 होती है। जैसे फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, फाइनेंस बिल 3 इसे कहते हैं। अब जो 110 में ये ब्यौरा दिया गया है कि किसी मामले का उपबंध इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें इन उपबंधों के अलावा भी अन्य तरह के खर्च होते हैं जिसको इसमें शामिल किया जा सकता है। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक, मनी बिल और फाइनेंस बिल, इस दोनों में अंतर क्या है? तो सिर्फ तकनीकी रूप का होता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक का ही हिस्सा होता है, पर सभी विधेयक धन विधेयक हो यह जरूरी नहीं। वित्त विधेयकों की जो पहली और दूसरी श्रेणी में खर्च है, टैक्सेशन है या फिर किसी अन्य मामलों से संबंधित प्रावधान होते हैं। अगर किसी वित्त विधेयक में जुर्माना या फिर अन्य आर्थिक दंड लगाने, लाइसेंस के लिए शुल्क की मांग करने या भुगतान या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के प्रबंध में है, तो फिर वह धन विधेयक नहीं कहलाएगा। धन विधेयक अब देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक मनी बिल, और राज्यसभा के पास धन विधेयक को सहमति देने या रोकने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। वित्त विधेयक फाइनेंस बिल सहमति देने, संशोधित करने और रोकने की पूरी शक्ति राज्यसभा को प्राप्त होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो आवश्यकता जरूरी होती है। फाइनेंस बिल एक विशेष विधेयक होने के कारण लोकसभा में पेश करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है, और भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद हैं जो लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश से संबंधित है, अनुच्छेद 117 और 274। ये जो पूरी जानकारी थी मनी बिल और फाइनेंस बिल, उम्मीद करते हैं कि ये आपको जानकारी समझ में आ गई हो। अगर आई हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।